गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घर में हेल्दी होंगे, फिट होंगे बिल्कुल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने हमारा 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो कुछ नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी, नई प्लानिंग की ज़रूरत थी। तो आप सबके सामने फिर से हम हाजिर हैं नई एनर्जी के साथ, कुछ नए कंसेप्ट लेके जो हमारे सीबीएसई ने डिडक्ट नहीं किया है, और अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं मोशन। तो मोशन आप सभी लोगों ने अब तक पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मोशन में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो ही स्टेट होती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। या तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो कैसे पता लगाएंगे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? जैसे कि आप सभी मुझे देख रहे होंगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ। और अगर मैं इस बोर्ड का एग्जांपल लूँ तो आप सब क्या बोलेंगे, सर बोर्ड मूव नहीं कर रहा। तो जो बॉडी मूव नहीं करती उसे क्या बोला जाएगा, रेस्ट। लेकिन आप कैसे पता लगा रहे हैं कि मैं मूव कर रहा हूँ और किस क्राइटेरिया पे आप कह रहे हैं कि ये बोर्ड रेस्ट पर है? एक सिंपल सा इसका कंसेप्ट होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरी पोजीशन यहाँ पे आ गई, तो आप सब क्या कहेंगे कि मैं मूव कर रहा हूँ। लेकिन ये बोर्ड अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो क्या बोला जाएगा, वो मूव कर रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता तो क्या बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बोला जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। सिंपल। और यही इसकी डेफिनेशन होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट changes its position with time, then it is said to be in motion। सिंपल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ साथ तो क्या बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो यहीं से हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन आ जाएगी कि कब बोला जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम, then it is said to be at rest। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम के साथ तो क्या बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, समझ में आ गया कि मोशन में कब बोला जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के साथ, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, तो क्या बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता टाइम के साथ तो क्या बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। एग्जाम्पल आप सभी को पता होंगे, कोई बाइक से मूव कर रहा है, कोई कार से मूव कर रहा है, आपका मूविंग फ़ैन। ठीक है, आपका फ़ैन जब रोटेट करता है तो क्या बोलोगे, वो मोशन में है, कि उसकी ब्लेड्स क्या कर रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। सिंपल। किसी का मोशन फास्ट होता है, किसी का मोशन स्लो होता है, डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर बोलेंगे कि अगर वो तेज़ी से स्पीड अपनी चेंज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, उसका मोशन फास्ट है। अगर वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, उसका मोशन स्लो है। सिंपल। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन जनरेट होता है। आप सभी ने बस में ट्रैवल किया होगा और बस के अंदर आपके साथ कुछ पैसेंजर्स भी होंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया हमारे यहाँ पे दो पैसेंजर हैं, पैसेंजर ए, पैसेंजर बी, और बस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। बस मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अभी बस की पोजीशन क्या है, ये, इसको मैंने बोल दिया x1। अभी बस की ये पोजीशन है। लेकिन जब बस मूव करके इस पोजीशन पे आ गई, जब बस इस पोजीशन पे आ गई तो मैंने माना कि ये पोजीशन क्या हो गई, x2। अब भी पर्सन यहाँ पे कौन कौन है, ए और बी। तो हमें क्या लगता है कि हमारे साथ वाला जो हमारे साथ बैठा हुआ है वो किस पर है, रेस्ट पर है। ठीक है, कि मान लिया कि मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, हमें लगता है यार साथ वाला तो बिल्कुल रेस्ट पर है, मोशन में नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बस तो चली है ना, पोजीशन चेंज हुई है। तो हम कैसे कह पा रहे हैं यार हमारे साथ वाला क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ।
कि अगर मान लिया यहाँ पे एक और पर्सन है सी, बस के बाहर कोई खड़ा है, मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई खड़ा है, बस के बाहर खड़ा हुआ है, ठीक है, वो तो यहीं पे खड़ा है ना। जब आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन को लाया तो पता चला कि सी क्या बोलेगा, यार बस तो मूव कर रही है, और बस के साथ साथ इस बस के अंदर जो दोनों पैसेंजर बैठे हुए हैं वो भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि मेरे लिए ये पर्सन रेस्ट पर है, लेकिन आपके फ्रेंड के लिए ये पर्सन क्या है, मोशन में। बात समझ आई? क्या बोला मैंने कि ये पर्सन मैंने अपने आप को कंसिडर किया था, मेरे लिए ये पर्सन क्या है, रेस्ट पर है, लेकिन इस पर्सन के लिए ये पर्सन मोशन में है। कारण कि मेरे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सिंपल सी बात है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है, जब आगे गए अब भी कहाँ पे बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में बैठा हुआ है, पोजीशन चेंज नहीं हुई। मान लिया हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, अपनी सीट पे बैठे हुए हैं ना। 1 मीटर लेफ्ट में बैठा हुआ था, कुछ टाइम बाद जब बस आगे गई अब भी कहाँ पे बैठा हुआ है, 1 मीटर लेफ्ट में बैठा हुआ है। इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर इसकी बात करूँ, अभी ये कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट में, अभी ये कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट में। मैंने मान लिया कुछ 5 या 15 मीटर के गैप पे बैठा हुआ है, कुछ ऐसे है ना, कि बस कितनी दूर है, 15 मीटर। लेकिन जब ये बस यहाँ पे आ गई, अब क्या ए इसके राइट में बैठा हुआ है, नहीं। क्या 15 मीटर डिस्टेंस है, नहीं। हो सकता है 50 मीटर हो जाए, हो सकता है 100 मीटर डिस्टेंस हो जाए। पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन चेंज हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि सी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पर्सन के लिए मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। ओके, तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो मोशन है ये एक रिलेटिव टर्म है। मोशन एक रिलेटिव टर्म है कि किसी के रिलेशन में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो सकता है और किसी के रिलेशन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सबने सुना होगा कि अर्थ जो है घूमती है, 24 आवर्स घूमती रहती है, लेकिन क्या कभी में ऐसा अपीयर हुआ है कि हम भी घूम रहे हैं साथ साथ? नहीं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया होगा कि छोटी उम्र के अंदर बच्चे इस तरह से हाथ पकड़ के घूमते हैं, है ना, तब सब कुछ घूमता हुआ नज़र आता है कि जब हम घूम रहे हैं तो चक्कर आ जाते हैं, लेकिन जब अर्थ घूम रही है तो हमें अपीयर ही नहीं हो रहा कि अर्थ घूम भी रही है। इसका कारण क्या होता है कि जब अर्थ घूम रही है तो बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ घूम रही है। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लीजिए चौक है, अगर इस चौक को मैं ऐसे रोटेट करूँगा तो इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये मेरे राइट में था, कुछ देर बाद ये कहाँ पे आ गया, लेफ़्ट में आ गया, तो मुझे कैसा अपीयर होगा कि ये घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस चौक के साथ साथ घूमूंगा तो मेरी पोजीशन भी क्या हो रही है, इसके साथ साथ चेंज हो रही है। या फिर कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो आपके आसपास का सारा एनवायरनमेंट उसी हिसाब से क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। जो आपके लेफ़्ट में है वो लेफ़्ट में रहेगा, जो आपके राइट में है वो राइट में रहेगा। ठीक है, जब घूमेंगे तो सारे साथ साथ ही घूमेंगे, तो सबकी पोजीशन चेंज होती है साथ साथ। ठीक है, तो हमें ऐसा अपीयर होता है कि साथ वाला कोई अपनी पोजीशन को चेंज कर ही नहीं रहा, और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हमें ऐसा अपीयर भी नहीं होता कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन क्या हो गई, एक रिलेटिव टर्म हो गई। इसका मतलब हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिससे हम ये पता लगा सकें कि कोई चीज़ मोशन में है या नहीं। मेरे रेफरेंस में ये रेस्ट पर है, मेरे रेफरेंस में मैंने क्या माना, मैं ऑब्जेक्ट बी हूँ, मेरे रेफरेंस में ऑब्जेक्ट ए क्या है, रेस्ट पर है, लेकिन इसके रेफरेंस में ऑब्जेक्ट ए मोशन में है। ठीक है, तो जब भी आप किसी मोशन को डिफाइन करना चाहें तो वो किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ से टाइम हटा दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट को ही बोला जाता है। ठीक है, ओरिजिन इज सेम एज रेफरेंस पॉइंट। तो जिस रेफरेंस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं
उसी रेफरेंस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन। तो यहाँ पे अभी ओरिजिन मैंने अपने आप को माना था, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। अगर मैंने ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट इसको मान लिया तो इसके रेस्पेक्ट में ये किस पे आ गया, मोशन में आ गया। ओके, तो मोशन की कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनी, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। और रेस्ट की डेफिनेशन क्या बनी, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, विद रेफरेंस टू ओरिजिन देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ओके, अब फिर से एक बार कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है लेकिन हमें अपीयर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम अपने आप को रेफरेंस पॉइंट माने तो बाकी सबकी पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। अर्थ जब रोटेट कर रही होती है तो सब भी क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। जो हमारे लेफ्ट में होता है वो लेफ्ट में रहेगा, जो हमारे राइट में है वो राइट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि अर्थ रोटेट कर रही है तो हमारे लेफ्ट वाला राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया, ठीक है। सबकी पोजीशन वैसे की वैसी ही रहती है। और क्योंकि सबकी पोजीशन हमारे रेस्पेक्ट में सेम है, इस वजह से जब अर्थ रोटेट करती है तो हमें ऐसा बिल्कुल अपीयर नहीं होता कि अर्थ का रोटेशन हो रहा है, कि अर्थ मोशन में है। दूसरी बात, एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग पर्सन के लिए मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। ये एग्जांपल आपको बता दिया है कि बी के रेस्पेक्ट में ए किस पे है, रेस्ट पर है, सी के रेस्पेक्ट में ए किस पर है, मोशन में। ओके, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं डिस्टेंस की। आप सभी ने डिस्टेंस सुना होगा कि ये प्लेस इतने डिस्टेंस पर है, वो प्लेस इतने डिस्टेंस पर है, कि गुड़गांव यहाँ से इतना दूर पड़ता है, दिल्ली यहाँ से इतना दूर पड़ता है, ठीक है। आप सभी लोगों ने डिस्टेंस का कोई ना कोई कैलकुलेशन कभी ना कभी किया होगा कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर पड़ता है ना। ओके, तो अगला टॉपिक हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है, द टोटल पाथ traveled by an object. The total path traveled by an object is called distance. कि किसी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना रास्ता ट्रैवल किया है उसे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा। और डिस्टेंस आप सब लोग कैलकुलेशन कर ही लेते हैं कि आप सब ने देखा होगा कि जब कार से या बाइक से आप कभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे एक मीटर होता है जिसमें क्या लिखा आता है, डिस्टेंस लिखा आता है। जिसमें क्या लिखा आता है, डिस्टेंस लिखा आता है। ओके, उसे क्या बोला जाता है, ओडोमीटर। उसे क्या बोला जाएगा, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो आपके किसी ऑटोमोबाइल व्हीकल में लगा होता है, जो हमें डिस्टेंस मेजर करके बताता है, ठीक। अब डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना पाथ, कितना रास्ता उसने कवर किया, उसे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाएगा। और डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ कि सपोज़ एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। इस गार्डन की लेंथ हमने मान ली कितनी है, 10 मीटर, और ब्रेड्थ हमने मान ली कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए, A, B, C और D, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है A, B, C, D, जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर, और उसकी ब्रेड्थ कितनी है, 5 मीटर। सपोज़ कोई पर्सन पॉइंट A पे खड़ा हुआ है, कोई पर्सन पॉइंट A पे खड़ा हुआ है। अगर वो पर्सन पॉइंट A से लेके B तक जाता है स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई पर्सन पॉइंट A से पॉइंट B पे जाता है स्ट्रेट लाइन में, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, सिंपल 10 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 10 मीटर। अगर वो पर्सन A से B गया, फिर B से C गया, अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, A से B और B से C, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, AB प्लस BC, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5, कितना हो गया, 15 मीटर। अगर वो पर्सन A टू B, फिर B टू C, फिर C टू D, अगर ये रास्ता ट्रैवल करता है तो अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, AB प्लस BC प्लस CD, अभी कितना हो जाएगा, 25 मीटर, ठीक है। उसी तरह से अगर ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है तो सीधी सी बात है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, और ये कितना बन जाएगा, 30 मीटर।
ये सभी को समझ आया। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ, इसमें मैंने बोला कि ये पर्सन A to C जा रहे हैं, ये पर्सन कौन सा पार्ट ट्रैवल कर रहा है, A to C, A से लेके C जा रहा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो आई होप आप सबको पता होगा, आप सब लोगों ने 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, और आप सभी को पता होगा कि रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो मेरे पास AC आएगा वो क्या होगा, सभी ने सुना होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बना 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास बनेगा 100 प्लस 25। वो जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 125 मीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 125 मीटर। ये हमारे पास कंसेप्ट किसका था, डिस्टेंस का था। ओके, अगला टॉपिक हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। अगला टॉपिक हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आई थिंक आप लोगों ने नहीं सुना होगा, या जूनियर क्लासेस में सुना होगा तो पता नहीं, लेकिन एक बार इसको फ्रेशली डिस्कस कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द शॉर्टेस्ट path between the initial and final position। ठीक है, कि जो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा, चाहे वो एग्जिस्ट करे चाहे वो एग्जिस्ट ना करे, वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। मैंने बोला ये मेरे पास ओरिजिनल पॉइंट है A, ठीक है, और ये मेरे पास फाइनल पॉइंट है B। A से लेके B तक जाने के हमारे पास कई रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कोई इस तरह से घूम के जाए, हो सकता है कोई इस तरह से घूम के जाए, और हो सकता है कोई इस तरह से जाए, है ना। रास्ते हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब आप अपने किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, आप किसी सड़क किसी गली से 10 बार आप टर्न करते हुए जाते हैं, सीधा सीधा रास्ता हमारे पास कोई भी नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं इस A और इस B के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहूँ तो क्या बोलोगे कि सर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये मेरे पास क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। और यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका होता है कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, और उस लाइन की जो लेंथ होगी वो हमें क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट बताएगी। ओके, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट पाथ से कैलकुलेट किया जाता है कि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी है, और उसकी जो भी लेंथ आएगी वो हमें क्या बताएगी, डिस्प्लेसमेंट बताएगी। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर पाथ है, एक स्क्वायर पाथ है, और इस स्क्वायर पाथ की जो लेंथ है साइड, वन साइड कितनी है, 10 मीटर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी होगी कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये साइड भी कितनी हो गई, 10 मीटर, ये साइड भी कितनी हो गई, 10 मीटर, और ये साइड भी कितनी हो गई, 10 मीटर। ओके, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के नाम दे दिए कॉर्नर्स के, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया D। अब हम यहाँ पे दोनों चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हम सभी ने कैलकुलेट किया था ना, तो अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट B पे जाता हूँ तो डिस्टेंस कितना बना और डिस्प्लेसमेंट कितना बना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना बना, देखते हैं। अगर A से लेके B पे जाना है तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो A और B को स्ट्रेट लाइन यही ज्वाइन कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, 10 मीटर।
डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। अब अगर यही पर्सन A to B देन B to C जाता है तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। पहले वो A से B गया, फिर वो B से C गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 10 + 10 = 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन क्या है A और फाइनल पोजीशन क्या है C, और इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाला जाएगा, द लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बनेगी, 10√2। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता होगा, यहाँ भी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, उसका बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो डायगोनल जो हमारे पास आएगा ये कितना बनेगा, 10√2। अब ये जो डायगोनल है हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A एंड C, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, 10√2 मीटर। उसके बाद हमारे पास आया कि अगर पर्सन A to B, B to C देन C to D जाता है, A से लेके B, B से लेके C, फिर C से लेके D, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 + 10 + 10, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 30 मीटर। ओके, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 30 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, अब इनिशियल पोजीशन कौन सी है, A, और फाइनल पोजीशन कौन सी है, D। इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन क्या है, D, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाला जाएगा, ये इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इस बार कितना आया, 10 मीटर। लेकिन मज़ेदार बात देखना, अगर यही पर्सन A से B, B से C, C से D और D से A वापस आ जाए, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, A to B, B to C, C to D एंड D to A, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 40 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 40 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस बार थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करना कि इनिशियल पोजीशन भी क्या है, A, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, A। इसी पोजीशन से चला था और वापस घूम के इसी पोजीशन पर वापस आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0। शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया हमारे पास, 0 मीटर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल। हमने अज्यूम कर लिया ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया, और ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है, और मान लिया ये हमारे पास 2 डायमीटर हो गए, ये 2 डायमीटर हो गए। तो हमने बोला ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, और ये पॉइंट क्या हो गया, O। अगर कोई पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है, अगर कोई पर्सन यहाँ से चलना शुरू करता है और ये इस रास्ते से चलता हुआ, इस रास्ते से चलता हुआ ये कहाँ पे आ गया, पोजीशन C पर, ठीक है। इस रास्ते से चलता हुआ कहाँ पे आ गया, पोजीशन C पर। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, अगर पर्सन चलता हुआ A पॉइंट से C पॉइंट तक आ गया तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ। सीधी सी बात है, आप सबने पढ़ा होगा कि ये जो रास्ता होता है इसे क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस बोला जाता है। लेकिन सरकमफ्रेंस क्या होता है, कंप्लीट सर्कल होता है। ये मैंने क्या लिया है, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होगा, 2πr/2। 2πr क्या होता है, कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस, है ना। ये पूरा रास्ता जो होगा A से लेके यहाँ तक वापस A तक, ये क्या कहलाएगा, 2πr। लेकिन हमने कितना रास्ता ट्रैवल किया है, आधा रास्ता ट्रैवल किया है, तो क्या हो जाएगा, 2πr/2। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, πr, और r आपके पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सपोज 5 मीटर, 10 मीटर, सेंटीमीटर्स में कुछ भी हमारे पास हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है A से लेके C, ये कितना आ गया हमारे पास, πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
अब ये हमारे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होता है, एक स्ट्रेट लाइन से इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं। अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाया तो मुझे पता लगा ये हमारे पास क्या है, डायमीटर। और डायमीटर आप सभी को पता होगा क्या होता है, 2r। डायमीटर आप सभी को पता होगा क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, 2r। लेकिन अगर यही पर्सन A से लेके C और फिर वापस A पर आ गया, A से लेके C और फिर वापस किस पे आ गया, A पे आ गया। अब इसने क्या करा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अगर पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया तो डिस्टेंस कितना बना हमारे पास, 2πr। डिस्टेंस कितना बना, 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब अगर देखो ध्यान से तो इस बार इनिशियल पोजीशन क्या है, A, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, A। आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ गए, तो उसी पॉइंट के साथ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।